Good morning, children. How are you? You all are fine? Very good. As we were reading about the lesson number 14, Geography, in which the process changing the face of Earth, we have read about the weathering, about erosion, and yesterday we have read about the upper courses or the mountain stage, middle course or plain stage or lower and delta stage. जैसा कि आपने रीड किया होगा तो समझ में आया होगा, नहीं रीड किया हो तो दोबारा रीड करें। उसके बाद में वी विल रीड अबाउट द सोइल। सोइल जानते हो, मिट्टी। सोइल के बिना न पेड़ पौधे उग सकते हैं, न हम यहाँ पे कोई भी चीज़ जो हमें हमारी पसंद की है वो उसको पा सकते हैं। कारण क्योंकि मिट्टी के माध्यम से सब चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होगी। सोइल इज़ द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट की सबसे टॉप लेयर होने जाती है। इट इज़ अ मेजर फैक्टर विच अफेक्ट्स फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग एंड सेटलमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स। ये सब क्या है एक्चुअल में, जो हम फूड जितना भी हमारे को मिलता है, क्लॉथ कपड़े मिलते हैं, हाउसिंग की जो और दूसरी चीज़ें हैं, फर्नीचर वगैरह भी हो सकते हैं उसमें, कोई भी सामान जो हमारे को पेड़ पौधे लकड़ी वगैरह और सब ये किससे मिलते हैं, मिट्टी होगी तभी तो उगेंगे, तभी ये पॉसिबल है। तो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति सोइल के माध्यम से पॉसिबल है। हमारी सारी फसलें उसी के माध्यम से उगती हैं, सारे पेड़ पौधे, प्लांट्स हैं, न्यूट्रिशन फूड वगैरह या मेन बर्ड्स और बीस्ट वगैरह डिपेंड करते हैं सोइल के ऊपर ही, उनकी एसेंशियल नीड्स के हिसाब से। इनफैक्ट सोइल इज़ अ मिक्सचर ऑफ मेनी काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स विच कैन बी डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। दो तरह की यहाँ पे बताया हुआ, डिवाइड किया हुआ है दो तरह के ग्रुप्स में, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ग्रुप्स में। ये कई मिक्सचर है, मिक्सचर एक्चुअल में पार्टिकल्स के बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े, कण की बहुत सारी रेत मिट्टी वगैरह इसमें होती है। उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल्स में जो यहाँ पे हम देखते सोइल कहाँ से आती है, प्लांट से, एनिमल जो रिमेन्स हैं, बैक्टीरिया हैं, जीव जंतु सड़ जाते हैं, कीड़े मकोड़े पड़ जाते हैं और दूसरी चीज़ें, तो ये एक प्रकार से ऑर्गेनिक कहलाती है, अपने आप उसमें तैयार होती है, खाद वगैरह जैसे बनती है। इसी के साथ साथ यहाँ पे यूज़फुल न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्लांट्स को मिलता है उससे। और सोइल जो प्लांट्स की है और भी अधिक रिच हो सकती है ह्यूमंस के लिए, ह्यूमंस के हिसाब से भी, और ये मोर फर्टिलिटी बढ़ाने के काम करती है। दूसरी तरफ हम देखें डेजर्ट सोइल्स वगैरह लेस ह्यूमस होती है, क्योंकि यहाँ पे उसमें फर्टिलिटी कम होती है, लेकिन उसमें हम कोई पेड़ पौधा भी वगैरह उगाते हैं तो उसको फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए उसमें खाद वगैरह डाली जाती है। तो ये सारी चीज़ें इसके ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, जिसमें कि शामिल है पीसेस ऑफ वेदर रॉक्स, सैंड, सिल्ट, क्ले, डस्ट एट्सेट्रा। ये सब इनऑर्गेनिक मटेरियल्स के रूप में जाने जाते हैं। दोनों ही ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स जो हैं कंबाइन होते हैं फाउंडेशन बनाने के लिए, सोइल्स के लिए, और बहुत ही आवश्यक है कि इस प्रकार से ग्रोथ जो प्लांट्स की बढ़े। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल्स। सॉइल्स की फॉर्मेशन कैसे होती है? फॉर्मेशन ऑफ सॉइल्स वेरियस फैक्टर्स एंड प्रोसेसेस प्ले ए मेजर रोल। पेरेंट रॉक इज़ द फर्स्ट फैक्टर। सबसे पहला फैक्टर है पेरेंट रॉक के बारे में, जो कि एक प्रकार से प्रोवाइड करता है बेसिक मटेरियल्स जो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल्स के लिए होता है। सेकंड फैक्टर जो क्लाइमेट है, जो कि ब्रेक करता है पेरेंट रॉक को स्मॉलर पीसेज में कई तरह से। थर्ड फैक्टर जो डिपेंड करता है प्लांट और एनिमल ऑर्गेनिज्म को, जो कि एंटर करता है रॉक्स में, और ये कई टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े वगैरह, होल्स वगैरह बनाने के साथ साथ रॉक्स वगैरह जो है उसको टुकड़ों में बांटने का काम इसके द्वारा किया जाता है, धीरे धीरे चलती रहती है। तो फोर्थ फैक्टर जो टोपोग्राफी का है, एलिवेशन है, रिलीफ है, और इसके साथ साथ उनके तरीके जो वेदरिंग के हैं, टुकड़े टूटने के हैं और जो रॉक्स के हैं, ये सब इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। लास्ट सबसे अंत में है बट नॉट द लीस्ट इज़ द टाइम फैक्टर। वो टाइम का मतलब समय जितना इसमें लेता है, समय के अकॉर्डिंग उसमें चलता रहता है और इसी के हिसाब से इम्पोर्टेंस रखने वाली चीज़ है। यहाँ पे जो मेजर रोल है चेंजिंग का, टाइम ही डिपेंड करता है, उसके बारे में हम कह नहीं सकते कितने टाइम तक किस पोजीशन में वो रहती है चीज़, उसी के हिसाब से। नाउ सोइल इरोजन। सोइल इरोजन जानते हो, जैसा कि हमने पहले पढ़ा, किसी भी चीज़ को रिमूव करना, हटाना, मिट्टी को, रेत को, वही एक प्रकार से सोइल इरोजन कहलाता है। रिमूविंग जो फाइन पार्टिकल्स है सोइल के, इसी को सोइल इरोजन के नाम से जाना जाता है। विंड एंड रनिंग वाटर प्लेइंग इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस प्रोसेस, क्योंकि हवा चलती है वो बहा के ले जाती है रेत मिट्टी वगैरह को, पानी बहता है वो बहा के ले जाता है, तो ये एक प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अलग अलग तरह की वेरियस फैक्टर्स यहाँ पे हैं जो कि सोइल इरोजन को इंपॉर्टेंस देते हैं, वो कारण बनते हैं उसका। रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट और दूसरे वेजिटेशन जो है, ये सोइल इरोजन को बढ़ाने का काम करते हैं। एब्सेंस ऑफ वेजिटेशन के हिसाब से भी डिफ़िकल्ट है चेक करना, स्पीड जो पानी बहने वाले पानी है उसके ऊपर। ओवर ग्रेजिंग जो है हिल टॉप्स की,
और ये भी एक प्रकार से सोइल इरोजन को डालती है। टोरेंटियल ट्रेंस हैं जो भी ग्रेटर इरोजन के कारण बनते हैं और ये एक प्रकार से ग्रेट स्पीड में देखने को मिल सकते हैं। डेजर्ट में और जो सेमी डेजर्ट रीजन्स हैं, विंड्स जो कोज करते हैं हैवॉक या इंक्रीज सोइल इरोजन को बढ़ाने का काम करते हैं। गुल्ली या शीट इरोजन जो होता है ये भी वेल नोन अच्छा माना जाता है फॉर्म्स सोइल इरोजन के लिए। Soil erosion is very harmful. It removes the layers of the soil, reduces the fertility of the soil, and results in devastating floods. Soil erosion क्या है? नुकसानदायक है। किस लिए नुकसानदायक है? क्योंकि ये क्या करता है? रिमूव करता है लेयर्स को, ऊपर की लेयर को सोइल की हटा देता है, रिड्यूस करता है फर्टिलिटी को, और ये एक प्रकार से परिणाम देता है डिवास्टिंग फ्लड्स का, बाढ़ का कारण ये बनता है। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ द सोइल। सोइल कंजर्वेशन किस तरह से होता है? सोइल कंजर्वेशन का मतलब उसको कंजर्व करके किस तरह से रखा जा सकता है, वही सोइल कंजर्वेशन आपका कहलाएगा। यहाँ पे लगभग हम देखते हैं ऑलमोस्ट ऑल लाइफ ऑन द अर्थ डिपेंड्स ऑन द सोइल्स। हमारी लाइफ जो डिपेंड करती है सोइल के ऊपर ही, और हमें क्या करना चाहिए? कंजर्वेशन ऑफ सोइल जो हमारे लिए बहुत आवश्यक है। किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं हम? यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे मेथड है। कौन से हैं? जैसे ट्रीज शुड नॉट बी कट डाउन। अधिकतर जो पेड़ वगैरह काटे जाते हैं उससे सोइल इरोजन होने की संभावना बढ़ जाती है। फॉरेस्ट शुड नॉट बी क्लियर्ड फॉर कल्टिवेशन। खेती के लिए जंगलों को साफ नहीं करना चाहिए। अधिक से अधिक जो पेड़ लगाए जाने चाहिए, हमारे को कोशिश की जानी चाहिए मोर प्लांटिंग, मोर ट्रीज होने चाहिए। इसके साथ साथ जो अनकल्टिवेटेड लैंड है उसको चेक करना चाहिए सोइल इरोजन के लिए। इसके साथ ही जिस पर्पज़ के वन महोत्सव का आयोजन किया जाना चाहिए ताकि अधिक से अधिक पेड़ पौधे हम लगा सकें, और रेनी सीजन में उसका यूज किया जा सकता है, अधिक से अधिक पेड़ पौधे की बारिश में लग जाएगा। फार्म्स वगैरह चाहिए कि उसको लेवल किया जा सके, और इसके अलावा पंडित सो दैट द सोइल डज नॉट गेट वाश्ड अवे। कोशिश की जानी चाहिए कि अधिक से अधिक मिट्टी वहाँ से बह करके क्या हो, नहीं निकल के नहीं जा सके। कंस्ट्रक्शन जो टेरेसेस का है, अलग टेरेसेस बनाए जाने चाहिए हिल स्लॉप से पहाड़ों पे, ताकि एक साथ हुआ पहाड़ से गिरता हुआ, कई बार आपने देखा होगा अलग अलग तरह की लेयर्स के रूप में वहाँ पे देखने को मिलेगा जब पहाड़ी के आसपास जाते हैं, ताकि अधिक से अधिक पेड़ पौधे जो मिट्टी रेत वगैरह वहाँ से उसका रोकने का काम उसके द्वारा किया जा सके, वो बहे नहीं। तो ये चेक डैम्स वगैरह बनाना चाहिए हिल स्लॉप्स पे। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स जैसे गोट्स हैं, शिप्स हैं, कैटल हैं, उनको भी एक प्रकार से ओवर ग्रोजिंग करने के लिए मना किया जाना चाहिए, रोकना चाहिए। क्योंकि जो भी पेड़ पौधे छोटे छोटे उगेंगे अगर वो खा जाएंगे तो पेड़ नहीं बन पाएंगे। सोइल शुड नॉट बी केप्ट वैकेंट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। अधिकतर क्या होता है, मिट्टी वगैरह जो है उसको भी ऐसे ही नहीं छोड़ देना चाहिए लंबे टाइम तक के लिए, ताकि अगर घास वेजिटेशंस वगैरह जो होगी वो क्या करेगी, मिट्टी का वो जड़ें जो होती हैं, आपने देखा होगा कई बार, जैसे हमारे घरों में भी हम धनिया लेकर के आते हैं तो उसके साथ मिट्टी लगी होती है। यही कारण है कि अगर मान लो बहुत सारी जो जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं, वो जाल का काम करती हैं, और वो जाल बना करके क्या करती हैं, वो उसको रोकने का काम करती है, मिट्टी को बहने से रोकने का काम करती है। तो इससे क्या होता है, यहाँ पे हम मिट्टी को कंजर्व कर सकते हैं, मिट्टी को रोक सकते हैं, बहने से रोका जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है सोइल कंजर्वेशन के लिए, क्योंकि मोर सुटेबल मेजर्स हैं जो हमें ध्यान रखना चाहिए। फर्टिलिटी जो सोइल की है वो भी हमें चेक करता रहना चाहिए, और रोटेशन के हिसाब से, और फर्टिलाइजर्स वगैरह के हमें डालते रहना चाहिए। देन वेराइटीज ऑफ सोइल्स इन इंडिया। कौन कौन सी वेराइटीज़ है सोइल्स की इंडिया की में? यहाँ पे डिपेंड करती है, डिफरेंट फैक्टर्स हैं, जैसे कि पेंट रॉक है, क्लाइमेट है, रेनफॉल है, वेजिटेशन है, ये कवर करते हैं। ये सब डिपेंड करते हैं यहाँ पे, और ये अलग अलग तरह के मेजर टाइप्स हैं। सबसे पहले बता रखा है इसमें एलुवियल सोइल, अलग अलग तरह की सोइल्स हैं। उसमें एलुवियल सोइल की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया है। कुछ सोइल्स जो कि यहाँ बनती हैं फाइन सिल्ट में, जो कि लाई जाती हैं रिवर्स में, और ये माउंटेनियस रीजन्स हैं, ये यहाँ फैलती हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे हम देखते हैं फ्लड प्लेन्स हैं, डेल्टा रीजन्स हैं, कुछ सॉइल्स जो कि रिच होती है ह्यूमस में और बहुत ही फर्टाइल बढ़ाने का काम करती हैं, और कल्टीवेशन खेती के लिए भी इंपॉर्टेंस रखती हैं। कुछ एलिवेल सॉइल्स हैं इंडिया में जो कि पाई जाती हैं ग्रेट नॉर्थर्न प्लेन्स में, इंडियन पेनिसुला वगैरह जो यहाँ पे कन्फाइन करती हैं, मेनली जो रिवर डेल्टाज हैं, और ईस्ट कोस्ट के हिसाब से भी लोअर वैलीज़ जहाँ पे देखने को मिल सकती है, नर्मदा और तापी जैसी नदियाँ हैं। नॉर्थर्न गुजरात और छत्तीसगढ़ प्लेन्स हैं। यही सोइल्स हैं जो रिन्यू कर सकती है, हर साल होती रहती हैं। सोइल्स इन द फ्लड plains of the rivers formed by new alluvium are called khadar, while relatively old and coarse alluvium को soils are known as bungus soils। तो इस तरह की soils के बारे में भी जाना जाता है। नाउ ब्लैक सोइल। ब्लैक सोइल काली मिट्टी जिसको बोला जाता है वही ब्लैक सोइल है। वॉल्केनिक रॉक्स, लावा वगैरह जहाँ से निकल के आता है, क्ले बहुत गहराई से नीचे से ज़मीन से निकला होगा कभी कभार, लेकिन बहते हुए चलता रहता है। तो ये एक प्रकार जिसमें मॉइस्चर वगैरह आदि को लॉन्ग टाइम तक उसमें मॉइस्चर रहने की कैपेसिटी होती है, और बहुत ही फर्टिलिटी बढ़ाने का काम उसके द्वारा किया जाता है। अच्छी फर्टाइल लैंड वगैरह के हिसाब से भी इंपॉर्टेंस रखती है। कई लो लैंड्स वाले इलाके हैं, रिवर वैलीज़ हैं, जहाँ पर कि डीप
या क्ले पोजीशन होती है, यहाँ भी एक प्रकार से ब्लैक सोइल या ब्लैक कॉटन सोइल्स के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे कॉटन वगैरह उगाने का काम इसी के माध्यम से हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही सूटेबल है ग्रोइंग कॉटन के लिए। लोकली दे आर कॉल्ड रेगोर, रेगोर के नाम से भी इसको बोलते हैं। यही सोइल्स यहाँ पाई जाती हैं हॉट और ड्राई एरियाज़ में। डेक्कन ट्रैप है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, तमिलनाडु, ऐसी जगह यहाँ पे हैं ये चीज़ें मिलती, ये वाली ब्लैक सोइल मिलती है। रेड सोइल, रेड सोइल जो कि एक प्रकार से बनती है यहाँ पे कई क्रिस्टलाइन फॉर्म में, इग्नियस रॉक्स वगैरह के माध्यम से। एक मिक्सचर है क्ले और सैंड का, और ये रेड होता है कलर में क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इसको आयरन ऑक्साइड इसमें मिक्स होता है, बिकॉज दे कंटेन अ ग्रेट क्वांटिटी ऑफ आयरन ऑक्साइड। दीज सॉइल्स आर फॉर्म्ड इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल, जहाँ पर की बारिश वगैरह कम होती है, उन ऐसी जगहों पे ये आपको देखने को मिलेगी। यही सॉइल्स कैन नॉट रिटेन मॉइस्चर फॉर अ लॉन्ग पीरियड, लंबे टाइम तक ये क्या है मॉइस्चर नमी बना के नहीं रह सकती, और इसीलिए क्या है इसको कल्टीवेट करने के लिए भी रेनी सीजन में देखा जाता है। ये एक प्रकार से खेती वगैरह फूड क्रॉप्स के हिसाब से फर्टिलाइजर्स है, रेड सॉइल्स है, यहाँ पे तमिलनाडु, कर्नाटका, साउथ वेस्टर्न महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश वाली जगहों पे मिलती हैं। नेक्स्ट है लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल में जो कि टिपिकल सॉइल्स है ट्रॉपिकल रीजन्स, जहाँ पर कि रिसीव हेवी सीजनल रेनफॉल वगैरह देखने को मिलेगी, और डेवलपमेंट जो लीचिंग जो हाई लेवल के प्लेट्यूज़ हैं, हिल्स है, रिसीव करती हाई रेनफॉल वगैरह। लीचिंग जो कि प्रोसेस है यहाँ फर्टाइल सोल्यूबल पार्ट का, सोइल जो डिजोल्व होती है और एक प्रकार से पानी के साथ बहा करके ले जाई जाती है। यही सोइल रेड होती है कलर में, और हाई कंटेंट जो आयरन ऑक्साइड का होने की वजह से लेटराइल सोइल में भी यहाँ पे भी, क्योंकि हमारे रेड सोइल में भी यहाँ पे रेड ऑक्साइड आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, और यहाँ पे भी लेटराइट सोइल में भी आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। ये एसिडिक और अनसुटेबल है कल्टीवेशन के लिए, खेती के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है बिकॉज कैन नॉट रिटेन मॉइस्चर, क्योंकि इसमें नमी ज़्यादा टाइम तक नहीं रह पाती, यही कारण है। यही टाइप है सोइल जो कि एक प्रकार से रेनी रीजन्स है, वेस्टर्न घाट्स है, छोटा नागरो प्लेट्यू वगैरह में आपको मिलेगी। नेक्स्ट है सैंडी सोइल। सैंडी सोइल जो कि एक प्रकार से रेत से रिलेटेड है, और जैसा नाम है इसका वेस्टर्न राजस्थान वाले इलाके में है, और ये यहाँ जो विंड ब्लोन लॉइल्स आर आल्सो काउंटेड अमंग दीज सोइल्स। दीज सोइल्स आर वेरी पोरस एंड कंटेन कोर्स ब्राउन सैंड्स। ये रेत वगैरह मिट्टी वगैरह बारूद जैसे हमारे यहाँ मिट्टी या रेत वगैरह होती है, उसी तरह की इसको सैंडी सोइल्स के नाम जाना जाता है। धूल जिसको बोल सकते हैं, उस टाइप की मिट्टी होती है। स्केर्सिटी जो रेनफॉल की होती है, जिन इलाकों में बारिश वगैरह कम होती है, और ये सॉइल्स वगैरह वहाँ निकलने को या देखने को मिल जाएगी। यही सॉइल्स हैं जो कि ह्यूमस या कंटेंट करती है, और इतनी ज़्यादा सूटेबल एग्रीकल्चर के लिए नहीं हो पाती, क्योंकि पानी उसमें ठहर नहीं पाता। नेक्स्ट है माउंटेन सॉइल्स। ये यहाँ पाई जाती हैं हिमालयन रीजन्स में, और डिफरेंट रीजन्स जो कि इसमें एल्टीट्यूड के हिसाब से रिच होता है आयरन में, जो डिफिशियंट है टाइम के हिसाब से। चाय वगैरह टी इज़ ग्रोन इन दोज एरियाज वेयर रिसीव सफिशिएंट रेनफॉल, जहाँ कहीं भी, क्योंकि माउंटेन सॉइल्स हैं और ये पहाड़ी वाले इलाके, पथरीले इलाके जहाँ पर हैं, उस टाइप के पहाड़ वाली जगहों पे चाय वगैरह के बागान वगैरह जहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, तो सफिशिएंट रेनफॉल वगैरह वहाँ पे मिल जाए उनको, ये इंपॉर्टेंस रखती है। नाउ यू विल रीड द की टर्म्स आल्सो। की टर्म्स जो दिए हुए हैं ये भी आपको लर्न करना है, क्योंकि इसी के ऊपर डिपेंड करेगा क्वेश्चन आंसर्स वगैरह। मैंने जैसा कि पहले आपको बताया वैसे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको लर्न करना है। हमारे पास जो सिलेबस रहेगा एग्ज़ाम का, टेस्ट का, लेसन नंबर 4, 14 और 24 ये आपके एग्ज़ाम में आएंगे, और इसी के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। ठीक है, इसके अलावा और जो क्वेश्चन आंसर्स इस लेसन के जो बाकी है वो मैं कराऊंगा, वो आपको लर्न करना है। अगर मान लो इसके बाद वाला लेसन में पढ़ाऊंगा तो वो आपको एग्ज़ाम में नहीं आएगा, लेकिन लेसन नंबर 4, 14 और 24 ये आपके एग्ज़ाम में टेस्ट में रहेगा, तो इसलिए उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी। ऑल द बेस्ट, बाय।